Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Unwind Science, Know and Grow. लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी और जेनेटिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जी, तो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 3 निकालें, उसमें देखें आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स नज़र आएगा जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। मतलब मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ का मतलब है वो वाले मॉलिक्यूल जिन पे हमारी ज़िंदगी जो है मुकम्मल तौर पर डिपेंड करती है। अब उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल शामिल हैं? वाटर का मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स हमें कहाँ से? मीट से और मिल्क से हासिल होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें शुगर से हासिल होते हैं, वीट से, राइस से कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं। लिपिड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ फैट, जो कि जितने भी फैट्स हैं वो लिपिड्स ही उनको कहते हैं। और अगला जो है वो है न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए या आरएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। जितने भी मॉलिक्यूल्स हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ईच एंड वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है। इनका रिएक्शंस, ठीक है जी, इनकी फॉर्मेशन, इनकी अमाउंट या कितने परसेंटेज में हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, अगर इनकी कमी हो जाएगी तो तब क्या मसाइल हैं, या जब ज़्यादती हो जाएगी तब क्या मसाइल हैं, और इनकी मौजूदगी से हमारी बॉडी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन सब की स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो अब ये देखें कि आपके सामने जो है वो वाटर की परसेंटेज एक ह्यूमन बॉडी में मौजूद है, दिखाई गई है। इसमें देखेंगे फीटस में जब अनबॉर्न बेबी है उस पर 100% वाटर प्रेजेंट है। जब वो बेबी एट बर्थ पे 80% रह जाता है। नॉर्मल अडल्ट जो होता है उसमें 70%। और जो हमारे पास बुढ़ापे की तरफ जो लोग जाते हैं उनमें जो है वो वाटर की जो मकदार है, परसेंटेज है, वो बिल्कुल आधी रह जाती है। ठीक है जी। अब पहले आप ये देखें कि मॉलिक्यूल्स एक्चुअली होते क्या हैं। इनको आप डिटेल में तो केमिस्ट्री की बुक में डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। मॉलिक्यूल्स जब दो एक जैसे या डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, ठीक है, और ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद है। एक बात आप हमेशा याद रखें कि ऑक्सीजन जो है वो कभी भी एटॉमिक फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत रिएक्टिव एक एटम है। तो वो हमेशा जो है वो 2 ऑक्सीजन या तो आपस में मिलकर जो है वो एक मॉलिक्यूल बनाकर उसी फॉर्म में रहते हैं, या फिर किसी के साथ अटैच होकर मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल बनाकर उसके फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। कभी भी वो एटॉमिक फॉर्म में आपको एग्जिस्ट करते नहीं नज़र आएंगे। अब यहाँ पे देखें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और एक वाटर का, एक जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। जब ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो वो क्या बना देते हैं? वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है। सो इन सब की स्टडी, इन जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, इवन के प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जिस तरह के भी जो है वो रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सब की जो स्टडी है वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। प्रोटीन्स किस तरह से हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह किस तरह से इनकी यूजेज क्या है हमारी बॉडी में, या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी में, इन सब को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल की स्टडी। अब सेल की स्टडी है तो सेल की स्टडी में क्या क्या आ जाएगा? सेल का स्ट्रक्चर आ जाएगा, सेल का फंक्शन आ जाएगा, सेल किन ऑर्गेनेल से मिलके बना है उनकी सारी स्टडी आ जाएगी, और सेल की डिवीजन आ जाएगी।
अब एक एक करके हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल ऑर्गेनेल या सेल डिवीजन में हम क्या क्या पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में हम जितने भी सेल हैं उनका आउटर जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, उनका साइज़, उनका कलर। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है वो रेड ब्लड सेल एक है, ठीक है। वो क्या शेप है उसकी, वो राउंड शेप है और वो रेड कलर का है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास ब्रेन सेल है, न्यूरॉन है। और ये हमारे पास एक प्लांट का लीफ है जिसका इंटरसेक्शन दिखाया गया है, ठीक है जी। लीफ टिश्यू एनाटॉमी, देखिए इंटरनल इसका ऐसा देखिए, यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल सेल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे राउंड सेल्स नज़र आ रहे हैं। तो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, इन सब इसको भी हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं हम सेल के फंक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट हम सेल के फंक्शन की तरफ आते हैं। तो वो देखें, अगर हम, तो ये जो रेड ब्लड सेल है इसका क्या काम है, इसका काम होता है कि पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इस तरह से जो ब्रेन सेल है इसका क्या काम है, ये पूरी बॉडी में जो है वो मैसेजेस जो है वो ट्रांसफ़र करता है कि कहाँ पे अगर हमने शुगर ज़्यादा खा ली है, ठीक है जी, शुगर लेवल हमारा बॉडी में ज़्यादा हो गया, तो वो इंसुलिन जो हमारा पैंक्रियास है उसको ये मैसेज कन्वे करेगा कि जी फ़ौरन से इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर हम किसी आग की तरफ हमारा हाथ जा रहा है, किसी गर्म चीज़ की तरफ कोई हाथ लग गया है, तो हमारी जो ये मैसेज कन्वे करेगा फ़ौरन से उस हाथ को कि अपना हाथ फ़ौरन पीछे हटा लो उस गर्म चीज़ से। तो इस तरह से ये मैसेज जो है वो कन्वे किए जाते हैं थ्रू ये ब्रेन सेल के। अब अगर आप ये देखें, यहाँ पे प्लांट सेल है, तो ये प्लांट सेल ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस की मदद से जो प्लांट हैं वो अपना खाना जो है ग्लूकोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर करते हैं और ग्लूकोज की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं इन्हीं लीव्स में। तो देखें, इनमें हमने शेप का भी देख लिया, शेप भी डिफरेंट है इन सारे सेल्स की। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके फंक्शंस भी सारे डिफरेंट हैं। अब आ जाते हैं हम सेल ऑर्गेनेलिस में। अब जिस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी में हार्ट है, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, ये सब मिल के ही हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनाती है ना, इस तरह से सेल के अंदर भी डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेले कहते हैं। उसमें क्या क्या शामिल है, हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट शामिल है। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, फूड बनाने में हेल्प करता है उसमें प्लांट को। वैक्यूल है। अब वैक्यूल का एक्चुअली काम क्या होता है कि वो प्लांट को जो है वो शेप देने में हेल्प करता है, ठीक है। इसको अभी आप डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। इसके अलावा जैसे हमारे घरों में स्टोर रूम्स होते हैं, उसमें हम अपनी कोई वेस्ट की चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ें जो हमें बाद में यूज़ होनी है वो हम फ़िलहाल उसमें संभाल के रख देते हैं। इस तरह से जो प्लांट का सेल है वो अपने इस वैक्यूम में भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स या वाटर को स्टोर कर देता है ताकि वक्त पड़ने पर यहीं से वो उसको यूज़ कर ले। इसके अलावा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है कि वो ये इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक्चुअली प्लांट के जो सेल है उसका इसको हम कह देते हैं पावर हाउस है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं जैसे राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये सारे जितने भी हमारे पास सेल के ऑर्गेनेल्स हैं ये सब मिलके सेल के अंदर की फंक्शनैलिटी करते हैं, ठीक है जी। सेल को फंक्शन के जो भी उसका फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट सेल डिवीजन, ठीक है जी। तो सेल डिवीजन क्या है हमारे पास, जिसमें हम मियोसिस एंड माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से एक सेल जो है वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें दोनों सेल्स में एक तरह ही के खसूसियात मौजूद होती हैं। इन सब की डिटेल स्टडी हम सेल डिवीजन में करते हैं। सो होप सो आपको सेल बायोलॉजी के बारे में डिटेल में समझ आ गया होगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक का तो आपको पता है कि डिटेल स्टडी करना, माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो टिश्यूज़ को रख के उसको बहुत ज़्यादा जूम करके, जो हमने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, उसको स्टडी करना। टिश्यू क्या है उनको हम देख लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा एक जैसे सेल्स आपस में मिलकर एक ही तरह का काम परफॉर्म करें तो उसको हम टिश्यू कह देते हैं।
और इन टिश्यूज़ का क्या काम होता है कि ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। जी, तो आपके सामने जो है वो 3 तरह के टिश्यूज़ दिखाए गए हैं। अब एक है नर्वस टिश्यू, एक है कॉर्न रूट का टिश्यू, ठीक है जी, और एक है स्टेम की ग्रोथ। स्टेम को जो है वो इंटरसेक्शन किया गया उसका, और उसकी माइक्रोस्कोपी के लिए उसको डिटेल में ज़ूम करके दिखाया गया है। तो ये हमारे पास ब्रेन के सेल्स जो हैं वो आपस में मिलके एक तरह का जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करते हैं, ठीक है जी। ये कॉर्न रूट है, उसको इंटरसेक्शन उसका काटा गया है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के जूम करके दिखाया गया है, ठीक है जी। ये उसके एक और रूट है, तो उसका क्या काम होगा उसके टिश्यूज़ का, कि वो पानी की जो है वो कंडक्शन करेगा फ्रॉम द सॉइल। ये हमारे पास क्या है जी, स्टेम ग्रोथ। तो इसमें क्या है देखिए आप, हमें जाइलम नज़र आ रहा है। जाइलम का क्या काम होता है, ये जाइलम के टिश्यूज़ हैं जो कि पानी को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं प्लांट में। और जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की जेनेटिक्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है। इट डील्स द स्टडी ऑफ जीन्स इन द रोल ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे 2 कीवर्ड्स आ रहे हैं, जीन्स और इनहेरिटेंस। इन दोनों का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीन्स क्या होती हैं। जीन्स जो हैं आर द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। इसके बेसिक मटेरियल है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी अगर घर बनता है या कोई दीवार बनती है तो उसकी जो पहली ईंट होती है वो उसका बेसिक यूनिट होता है। इसी तरह से जो डीएनए है, ठीक है जी, एक हेरिडिटरी मटेरियल है जिसमें हमारे जितने भी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, और यही डीएनए आगे जब हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है तो उसमें माँ बाप की डिफरेंट खसूसियात लेके अपने साथ जाता है, ठीक है जी। तो डीएनए एक्चुअली बना किससे है, जीन से। तो डीएनए का वो पार्ट जिसने करैक्टरिस्टिक्स कंटेन किए होंगे, करैक्टरिस्टिक्स, उसे हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं, ठीक है जी। अब इसको भी हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ से देखते हैं, ये देखें। तो ये एक हमारे पास सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर ही आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है जी। अब क्रोमोसोम्स को ये अनबाइंड करके यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब ये देखें, अनबाइंड जब किया तो देखा जी कि ये डीएनए से बना है सारा। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड ही जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में बंद होता है और वो एक क्रोमोसोम बनाता है। तो अब ये देखें, जैसे हमारे पास ये जीन है, ठीक है जी। अब इस जीन ने किसी न किसी तरह के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कंटेन किए होंगे। तो डीएनए के वो हिस्सा जिसने इंसान का किसी भी किस्म का कोई करैक्टर, मतलब कि उसका हेयर कलर, उसका स्किन का कलर कुछ भी कंटेन किया होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो जीन कहेंगे। अब जीन्स में जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो क्या आते हैं, हमारा हेयर कलर हो सकता है ह्यूमंस का, ह्यूमन की बॉडी का जो स्किन कलर है वो हो सकता है, हमारा आई कलर हो सकता है, हमारी जो हाइट है वो हो सकती है कि हमने कितने टॉल होना है या कितने हमारा कद छोटा होगा या बड़ा होगा, जितना भी उस सब को हम जो है वो कौन डिसाइड करता है, वो जीन्स डिसाइड करती हैं, ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का वर्ड भी हम देख लेते हैं। इनहेरिटेंस होता है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब कि जो भी जीन ने जिस भी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे कंटेन किए हुए हैं, चाहे वो आई का कलर है, स्किन का कलर है, हेयर कलर है, या हमारा जो हाइट वगैरह है, या हमारी आवाज़ है, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जीन ने कंटेन किए हुए हैं, इनका आगे ट्रांसफ़र होना नेक्स्ट जनरेशन में, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है जी। अब एक इनहेरिटेंस तो हमें पता है ना, जो हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से, चाहे कोई घर में या जायदाद में हिस्सा मिले, या कोई गाड़ी आपको जो है वो आपके वालिदैन की आपको मिल जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ जी हमें इनहेरिट हुए है, ये हमें विरासत में मिली हैं चीज़ें। इसी तरह से पेरेंट्स के अपने खदुखाल, जो उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी आगे जो है वो ऑफस्प्रिंग या जो नेक्स्ट जनरेशन उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो अगर उस ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन या उस बच्चे में वो ख़ासियत आ जाए अपने पेरेंट की, तो हम कहेंगे कि ये इनहेरिट हुआ है, ये करैक्टर जो है इसको अपने पेरेंट्स की तरफ से क्या हुआ है,
इनहेरिट हुआ है। अभी देखें यहाँ पे मदर के बाल और जो फादर के बाल हैं दोनों में डिफरेंस है। ये ब्राउन में कलर में है, ये ब्लैक कलर है, लेकिन जो बेबी है, जो बच्ची है, उसके बाल क्या हैं, वो ब्राउन कलर के हैं। इट मीन्स कि ये इनहेरिट हुए हैं कहाँ से, उसको अपनी मदर की तरफ से मिले हैं। अब कुछ लोग होते हैं उनके दोनों पेरेंट्स वो टॉल होते हैं तो आगे उनके बच्चे भी सारे टॉल होते हैं, और कुछ होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं तो अक्सर उनके बच्चे भी ज़्यादातर जो है वो ड्वार्फ ही होते हैं, मतलब कि बोने या छोटे कद के होते हैं। ठीक है जी। तो डीएनए का वो हिस्सा जिसने करैक्टरिस्टिक्स ख़ास तरह के कंटेन किए हों, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उस पार्ट को हम जीन कहेंगे। अब ये देखें यहाँ पे आपको थोड़ा सा और मैं इसमें डिटेल में बता दूं कि आपको कुछ बेस पेयर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आप ऐसे समझ लें कि ये कोड है। किस तरह से, जैसे कि अब आप मोबाइल फ़ोन में अपना कोई कोड लगाते हैं तो जब तक आप उसी स्पेसिफिक कोड ही को दोबारा टाइप नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन नहीं खुलेगा। इसी तरह से ये जो हमारे पास ये आपको AGACT इस तरह के जो बेस पेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये भी एक ख़ास फॉर्म में अरेंज होते हैं और उस ख़ास फॉर्म में अरेंज होकर एक इंसान का करैक्टर बना लेते हैं, करैक्टरिस्टिक बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब हम एक मिसाल ले लेते हैं कि जैसे AGACT जो है, इसकी ये जो हम अरेंजमेंट है, ये डिपिक्ट कर रही है इस ब्राउन हेयर कलर को। अगर ये इसी फॉर्म में अरेंज नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ब्राउन कलर नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये हो सकता है डिफरेंट में जो है वो अरेंज हो तो वो डिफरेंट कोई कलर बना, लेकिन यहाँ पे अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारे पास ब्राउन कलर है उसका जो करेक्टर है, जो करेक्टरिस्टिक का जो हमारे पास बेस पेयर की जो अरेंजमेंट होनी है वो ये है। अगर ऐसी अरेंजमेंट होगी तो तभी हमारे पास न्यू जनरेशन में ये हेयर कलर आएगा। जी तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में डिटेल में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांचेस को डिटेल में स्टडी करेंगे।